ये वीडियो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। अगर आप नीट 2026 के एस्पिरेंट हैं तो आपको अभी तक पता लग गया होगा कि एनटीए ने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने क्लियर कर दिया है कि जो भी नीट हुआ था 3 मई को उसे कैंसिल किया जा रहा है और अब नीट दोबारा होगा। अब ये जो दोबारा नीट होने वाला है लगभग 1 से 1.5 महीने लेगा या 1 से 2 महीने के अंदर होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं हमारे पास सिर्फ 1 महीना है और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 1 महीने के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या क्या प्लान होना चाहिए, कौन सा पाथवे हमें फॉलो करना है जिससे अगर हमें नीट जो रीनीट होने वाला है 2026 का उसमें एक जीएमसी सिक्योर करना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की सीट सिक्योर करनी है तो कैसे पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें कि न्यूज़ आपने देख ही ली होगी। इस न्यूज़ में यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था कि डिसाइड कर दिया गया है नीट यूजी को कैंसिल करने का, ठीक है, क्योंकि राजस्थान वगैरह में लीक हो गया था। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास रिएक्शन कैसा होगा। स्टूडेंट दो टाइप के हमारे पास स्टूडेंट होंगे जो रिएक्शन देंगे। पहला रिएक्शन होगा कि हमने बहुत मेहनत की थी लेकिन सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया, बहुत मेहनत की थी अब क्या हो गया, अब क्या करें, समझ रहे हो, एक ऐसा रिएक्शन होगा। दूसरा रिएक्शन होगा कि अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब अगर हमें 1 या 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है तो अब हमारा पूरा गेम रीसेट हो जाना चाहिए, गेम रीसेट हो जाना चाहिए। सारे बच्चे फिर से कंपटीशन में आ चुके हैं, अब जो मेहनत करेगा उसी को कॉलेज मिलेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा। दूसरा माइंडसेट ये है बच्चों का। तो जो पहले माइंडसेट वाले बच्चे हैं ना, मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ और मानता हूँ कि जेन्युइनली तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ है, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है, ये अब हमारे हाथ में नहीं है। पिछली बार बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे जो लीग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे लड़ने, केस लड़ने, लेकिन नहीं हो पाया कुछ, है ना। जो एनटीए डिसाइड करेगा वो हो गई। अब अथॉरिटीज ने डिसाइड कर लिया है कि रीनीट होगा तो रीनीट हो गई। अब हमें ये मान के चलना है कि रीनीट हो रहा है और अब हमें उसी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो चुका हो चुका है उसे भूल जाओ और अपनी प्रिपरेशन को इधर शिफ्ट करो। तो मैं चाहता हूँ जिनका रिएक्शन ऐसा हो ना कैटेगरी 1 की तरह, वो ऐसा रिएक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएं, और जिनका रिएक्शन ऑलरेडी ऐसा है उनके लिए ही ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 30 डेज के एग्जैक्ट प्लान के बारे में कि कैसा प्लान हमारा होना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, पूरा शेड्यूल। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं, सबके लिए थोड़ा थोड़ा चेंज होगा स्ट्रेटेजी में, सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग प्लान होगा कि उन्हें कैसे लेके चलना है, अगला 1 महीना कैसे गुजारना है जिससे उनकी नीट की प्रिपरेशन एकदम कड़क हो जाए या उनकी एक जो भी सीट है वो फिक्स हो जाए एमबीबीएस में, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यार जब भी रीनीट होता है ना, जब भी रीनीट होता है तो वो थोड़ा टफर साइड पे होता है, थोड़ा सा टफ साइड पे होता है। ऐसा नहीं कह रहा बहुत टफ होगा, एकदम ही पलट जाएगा पूरा, एनसीईआरटी के बाहर से पूरे पेपर आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा टफ साइड पे होता है। अभी तक जब भी ऑल इंडिया लेवल पे जब भी नीट का एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाया गया है तो वो टफ होता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ी टफ साइड पे होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपके नीट 2026 में कितने स्कोर आ रहे थे। अगर आपने नीट 2026 का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा था। उस हिसाब से मैं आपको कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। हर कैटेगरी के लिए एक अलग शेड्यूल होगा हमारे पास 1 महीने के लिए, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम कैटेगरी ए की बात करें तो इसमें वो स्टूडेंट होंगे स्टार कैटेगरी वाले जो 620 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे थे नीट 2026 में। नीट 2026 में 620 से ज़्यादा जिनके मार्क्स आ रहे थे, स्टार कैटेगरी था, इनका क्या था, कट ऑफ क्लियर था। इन्हें क्या करना है, अपनी जो भी प्रिपरेशन थी वो ऑन पॉइंट थी उसे मेंटेन करके रखना है और उसे शार्प रखना है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे कैटेगरी बी की। इसमें कौन से स्टूडेंट आएंगे जो 580 से 620 मार्क्स जिनके आ रहे थे, जिनका नियर टू कट ऑफ था, बॉर्डर लाइन पे जिनका था, उन्हें लग रहा था हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तीसरी है कैटेगरी सी जिसमें 500 से 580 मार्क्स, थोड़ी कमी रहेगी प्रिपरेशन में, एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी रह गई थी, बॉर्डर लाइन पे भी पहुंचते पहुंचते रह गए थे, ठीक है। तो ये थे कैटेगरी सी। फिर हम बात करेंगे कैटेगरी डी। 400 से 500 मार्क्स जिनके आ रहे थे, क्या उनका पॉसिबल है रीनीट में अपना सिलेक्शन लेना? अगर है तो उन्हें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी? उसके बाद आता है कैटेगरी ई। कैटेगरी ई देखो, जिनके 400 से कम मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए रीनीट से ज़्यादा बेहतर प्लान होगा नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि मतलब ऑनेस्ट बात करता हूँ बहुत मुश्किल है 400 से सीधा 650 पे जाना, 620 पे जाना।
लेकिन हम इसके बारे में फिर भी डिटेल में बात करेंगे आगे जाके। तो आप एक नोटबुक ले लें, नोट करते जाएं जो भी मैं आपको बताएं। आप जिस भी कैटेगरी में फिट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कैटेगरी ये कौन से थे, 620 प्लस जिनके स्कोर आ रहे थे। अब ये जो 620 प्लस वाले थे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। इन्हें अब क्या करना है, मेंटेन करना है अपनी प्रिपरेशन को और शार्प रखना है, मेंटेन करना है और शार्प रखना है। लेकिन इनके पास एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि जो बाकी बच्चे थे जिनके कम थे वो अभी ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे क्योंकि उन्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है। ये लोग तो दुखी होंगे क्योंकि इनका क्लियर हो रहा था, लेकिन जो जिनका क्लियर नहीं हो रहा था वो अभी ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे क्योंकि उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उनके ऊपर एक रिस्क क्या है, इन्हें दूसरे बच्चे ओवरटेक कर सकते हैं। इसलिए आपको जो भी आपकी प्रिपरेशन थी उसे मेंटेन करके रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अगर हम मंथ वाइज प्लान करें, एक मंथ की जो भी हम डिटेल वो देंगे उसमें क्या होगा, ये वीक है, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक। तो आपको क्या करना है, पहले वीक में आपको रैपिड रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन करना है पीसीबी तीनों सब्जेक्ट का। इसमें डिटेल, एनसीईआरटी, और अगर आप 620 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपके अपने कोई नोट्स होंगे या जो भी कोई आपका सोर्स होगा जिससे आप पढ़ रहे हैं वो सोर्स आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इसलिए एक वीक के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट रिवाइज कर देने हैं, आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। दूसरे और तीसरे वीक में आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट देने। अब ये मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, आपको टाइमर लगा के। टाइमर भी कैसा होना चाहिए, प्रेशर वाला मतलब नॉर्मल 3 घंटे अगर आपको मिलते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे इन्विजिलेटर आता है, हो सकता है पेपर टफ आ जाए, आप 3 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन पेपर थोड़ा टफ या लेंदी आ जाए तो आपको वहाँ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो 3 घंटे में हो नहीं पाएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे 3 घंटे से कम टाइम लेके आप लेके चलो, मान लो 2.5 आवर्स आप लेके चलो, या फिर ऐसा लेके चलो कि जो बायोलॉजी वो 50 मिनट में करनी है, फिजिक्स 40 मिनट में करनी है और केमिस्ट्री 40 मिनट में करनी है। ऐसे आप अपने आप के ऊपर प्रेशर बना के चलो और दूसरे और तीसरे वीक में डेली एक मॉक टेस्ट दो, टाइमर लगा के दो, प्रेशर डाल के दो, फिर उसे एनालाइज करो। टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना टेस्ट देने का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना है, एक एरर लॉगबुक बनानी है, उसमें आपको अपनी मिस्टेक्स लिखनी है कि आपने कहाँ पे कैसी मिस्टेक की, सिली मिस्टेक थी, कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी, कॉन्सेप्ट आता था लेकिन एग्जीक्यूशन में दिक्कत थी, तो इन सब पे आपको फोकस करना है। ये दूसरे और तीसरे वीक की होगी। फिर जो फाइनल वीक होगा हमारा, चौथा वीक, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपकी जो एरर लॉगबुक थी उसे एनालाइज करना है। एनालाइज करके वो सारे कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है। तो इससे होगा है कि आपको टेस्ट में, एक तो आप रोज टेस्ट दे रहे थे फुल सिलेबस, तो फुल सिलेबस से आपका डेली पूरे सिलेबस का रिवीजन हो रहा था। अगर कोई कॉन्सेप्ट रह भी जा रहा था तो जब डेली आप उस टेस्ट को एनालाइज कर रहे थे तो वहाँ पे जब आप उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे तो आपका डेली रिवाइज हो जा रहा था। तो आपने दूसरे और तीसरे वीक में क्या किया, डेली पूरा रिवीजन पढ़ा है, डेली। आपको पता नहीं चला, आप टेस्ट के नज़रिए से अगर देखोगे, लेकिन अगर आप एनालिसिस अच्छे से करोगे तो आपका डेली पूरा रिवीजन हो रहा था, ठीक है। इसलिए आपने टेस्ट दिए। फिर आपकी जहाँ पे गलतियाँ थी, जहाँ पे कमियाँ थी, वो आपने चौथे वीक में क्लियर कर ली, क्योंकि आप अब तक क्या कर रहे थे, एरर के जो लॉगबुक बनाई थी हमने उसमें लिखते हुए आ रहे थे। तो अब आप क्या करोगे, एरर लॉगबुक को एनालाइज करोगे और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपके वीक थे उन्हें अब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो और इसके बाद आप कहीं पे ध्यान दोगे, PYQ पे ध्यान दोगे। और ये वीक आपका किस लिए, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए या फाइनल टच देने के लिए। फाइनल टच मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी थोड़ी कमी रह रही होगी, कहीं सिली मिस्टेक कर रहे होगे, जो भी आपसे हो रहा होगा वो आप यहाँ पे क्लियर कर लोगे। तो कैटेगरी ए वाले बच्चों के लिए यही है, आपको मेंटेन करके रखना है सारी चीज़ें। चारों वीक का मैंने बता दिया, वीक 1, 2, 3, 4 में आपको क्या क्या करना है। इसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी 2 क्या थी, जो नियर टू कट ऑफ थे 580 से 620। इन्हें क्या करना है, इन्हें 30 से 40 मार्क्स का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। 30 से 40 मार्क्स बनाना है जो अचीवेबल हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास पूरा एक मंथ है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको आपका पेपर एनालिसिस करना है।
सबसे पहले आपको आपका पेपर एनालिसिस करना है। पेपर एनालिसिस अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली हुई जिसमें मैंने बताया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन से ऐसे चैप्टर थे जिनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन आपको वो चैप्टर नहीं आते। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है, लिस्ट ऑफ वीक चैप्टर्स। वीक चैप्टर्स कौन से, हाई वेटेज वाले, हाई वेटेज। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है वीक चैप्टर्स की जिनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो मंथली प्लान होगा एक मंथ का, उसमें क्या होगा, जो पहला वीक होगा ना उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आपके सारे वीक चैप्टर्स को, आपके सारे वीक चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक पढ़ेंगे आपके जो भी वीक चैप्टर्स थे, ठीक है। इससे होगा है कि आपके जो 30 या 40 मार्क्स जिन चैप्टर्स के वजह से रह गए थे वो चैप्टर आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। अब आपके पास 3 वीक बचे। 3 वीक में आपको क्या करना है, आपको पूरा जो भी आपके सिलेबस था उसे इकट्ठा करना है, आपके मुट्ठी में करना है। तो दूसरे और तीसरे में आपको क्या करना है, वही कैटेगरी एक ही तरह डेली मॉक टेस्ट देने, डेली मॉक टेस्ट देने और टाइमर लगा के देने। टाइमर कैसा होना चाहिए, सिर्फ 2.5 आवर का, 2.5 आवर का होना चाहिए, 3 घंटे का नहीं होना चाहिए, ताकि अगर सिचुएशन वहाँ पे बिगड़ जाए एग्जाम में तो आपके पास टाइम हो, आपको प्रैक्टिस हो जल्दी सॉल्व करने की, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, डेली एनालिसिस करना है उस टेस्ट का, डेली एनालिसिस करना है। एरर लॉगबुक मेंटेन करनी है, एरर लॉगबुक मेंटेन करनी है। एरर लॉगबुक में क्या करना है, आप जो भी टेस्ट में डेली गड़बड़ कर रहे थे उन्हें नोट डाउन करते आपको जाना है, ठीक है। डेली आपको नोट डाउन करना है कि आपने कहाँ पे गलती की, कैसी गलती थी, कॉन्सेप्ट वीक था, एग्जीक्यूशन वीक था, सिली मिस्टेक थी, ये आपकी डेली हो गई, ठीक है। अब आता है चौथा वीक। चौथे वीक में आपको क्या करना है, फाइनल रिविजन करना है, फाइनल रिविजन करना है। और जो भी आपकी एरर लॉगबुक में जो भी आपकी मिस्टेक्स थी, जो भी आपकी मिस्टेक्स थी उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। अब आप बोलोगे कि हमने सिर्फ वीक चैप्टर्स ही पढ़े, बाकी चीज़ें हमने पढ़ी नहीं। तो वीक चैप्टर्स को आपने डिटेल में पढ़ा था वीक 1 में, लेकिन जो वीक 2 और वीक 3 था उसमें आप जो डेली मॉक टेस्ट दे रहे थे, जब आप उसका एनालिसिस कर रहे थे तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट था, तो डेली एनालिसिस में पूरा सिलेबस एक बार आपका रिवाइज हो रहा था। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे वो आपको ऑटोमेटिक याद आते जाएंगे, ठीक है। ये होता है डेली मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा, फुल सिलेबस मॉक देने का फ़ायदा। इससे होता है कि डेली जब भी आप वो टेस्ट को एनालाइज करोगे तो आपका पूरा सिलेबस डेली रिवाइज हो रहा है। अगर आपने 12 दिन टेस्ट दिए तो आपको 12 बार पूरा सिलेबस रिवाइज होता जा रहा है, ठीक है। तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ रिवाइज हो रहा था। अब बात करते हैं कैटेगरी सी की। कैटेगरी और कैटेगरी बी हमने देख लिया, जो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहे थे और नियर बॉर्डर लाइन पे थे। फिर कैटेगरी सी स्टूडेंट थे जिनके 500 से 580 मार्क्स आ रहे थे, इन्हें 50 से 100 मार्क्स बढ़ाने हैं, 50 से 100 मार्क्स का जंप चाहिए, जो पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, लेकिन कब पॉसिबल है, जब फुल फोकस आपका होगा, फुल फोकस आपका होगा। इन स्टूडेंट्स में मेनली कैसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कॉन्सेप्ट तो आते हैं, कॉन्सेप्ट तो आते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हो जाती है, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हो जाती है। तो आपको एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है ताकि आपको पता लग सके कि जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे टैकल करना होता है, उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में बिठा लें कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, पूरा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर हम एक मंथ के इसके प्लान की बात करें तो वीक 1 और 2 में आपको क्या करना है, पूरी NCERT प्लस PYQ सोल्व कर देने हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के, तीनों सब्जेक्ट्स के NCERT आपको पढ़ देनी है। फिजिक्स में अगर ना भी पढ़ो तो चलेगा, लेकिन आपके जहाँ से भी आप पढ़ रहे थे वहाँ के नोट्स हैं वो आपको पढ़ देने हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपको NCERT पढ़नी है, या फिर अगर आप नोट्स प्रेफर करते हो तो वो पढ़ने हैं, लेकिन पूरा करना है और तीनों सब्जेक्ट का करना है। इसके अलावा PYQ आपको करने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है, स्किप नॉट अलाउड, स्किप नॉट अलाउड। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा 2 वीक के अंदर। 12 दिन होंगे आपके पास, 12 से 13 दिन होंगे,
12 से 13 दिन होंगे जो इनफ हैं अगर आपने साल भर में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। और अगर आप आपके ऊपर ठीक ठाक प्रेशर डालते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए ही, तो ये इनफ है आपका पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए 12 से 13 दिन। फिर आता है तीसरा और चौथा वीक। तीसरे और चौथे वीक में आपको क्या करना है, फुल मॉक देना है। फुल मॉक देने हैं डेली टाइमर लगा के। टाइमर वही जो मैंने कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में बात करी, 2.5 आवर्स का ही होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन हमेशा आपके फेवर में नहीं होंगी। हो सकता है आपको वहाँ लेंदी पेपर आ जाए, हो सकता है इन्विजिलेटर आपका टाइम वेस्ट कर दे, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ आ जाए, तो हो सकता है आपको वहाँ टाइम कम मिले। तो आपको प्रैक्टिस अगर कम टाइम में सोल्व करने की होगी तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी या ईजी होगा, ठीक है। इसके अलावा एरर लॉगबुक आपको मेंटेन करनी है। लेकिन अब कैटेगरी ए और बी में क्या कर रहे थे, हम दूसरे और तीसरे वीक में टेस्ट दे रहे थे, और जो चौथा वीक बच रहा था उसमें एरर बुक को एनालाइज करके वो वाले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हम तीसरे और चौथे वीक में ही टेस्ट दे रहे हैं। चौथा वीक हमारा आखिरी वीक होने वाला है, तो तीसरे और चौथे वीक में ही हम टेस्ट दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो एरर बुक है उसे डेली एनालाइज करना है। डेली एनालाइज मतलब आपने टेस्ट दिया, टेस्ट को एनालाइज किया, आपने जहाँ जहाँ गड़बड़ की वो आपने एरर के लॉगबुक में लिखा। फिर एरर लॉगबुक को उसी दिन देखना है, उसी दिन आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आपको क्या करना है, जो आपका वीक कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे आपने गड़बड़ की, जो भी आपका वीक कॉन्सेप्ट था, उसे बिफोर बेड कवर करके ही सोना है। बाद के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी बाद नहीं आने वाला। आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिली है जो आपने मिस कर दी थी नीट 2026 में, तो 1 महीने को आप आपका गोल्डन पीरियड मान के चलो। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूज़ किया तो बहुत पॉसिबल है कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी एरर लॉगबुक में आपने टॉपिक लिखा है, जो भी आपने चैप्टर लिखा है, जो आपका वीक कॉन्सेप्ट रह गया था, उसे रिवाइज करना है। उसी दिन सोने से पहले उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के सोना है, ठीक है। ये हो गया कैटेगरी सी का पूरे महीने का प्लान कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब बात करते हैं कैटेगरी डी की। कैटेगरी डी थे 400 से 500 मार्क्स वाले। अब 400 से 500 मार्क्स वाले के साथ क्या है, अब देखो मैं ऑनेस्ट बात करने वाला हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट बात करने वाला हूँ। मुश्किल है, लेकिन आप इसे पॉसिबल बना सकते हो अगर आप फ़ोन छोड़ दो, एंटरटेनमेंट छोड़ दो, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ दो। प्रोक्रास्टिनेशन को अगर आप छोड़ दो तो ये पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल आप बना सकते हो, लेकिन 400 से 500 मार्क्स आ रहे हैं और उससे 620 630 तक जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पूरा महीना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है, लेकिन उन्होंने क्या कर दी होती है, मक्कारी कर दी होती है। तो उन स्टूडेंट्स के पास मौका है अपनी गलती को सुधारने का। अगर आप मेहनत करते हैं तो इस चीज़ को पॉसिबल बनाया जा सकता है कि आप एक अच्छे से जीएमसी में MBBS सीट सिक्योर कर लो, MBBS सीट आप सिक्योर कर लो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप 6 बजे उठते हो, आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, 10 बजे सोना पड़ेगा। और ये जो 6 से 10 के बीच का टाइम है, इसमें सिर्फ बात और फूड, इन 2 चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना है। उसके अलावा जो भी बाकी पूरा टाइम बचे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। 6 बजे आप उठोगे, 10 बजे आप सोओगे। 6 से 10 के बीच का जो टाइम है, इसमें सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना है, नहाने के लिए और खाने के लिए। उसके अलावा जो भी टाइम मिले आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 30 दिन अपने आप को चैलेंज देना पड़ेगा। इस चैलेंज से क्या होगा, चैलेंज से आप चेंज तक पहुँच जाओगे। चेंज क्या होगा, आपकी लाइफ। अगर ये 30 दिन आपने मेहनत कर ली तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि पॉसिबल तो है, लेकिन कैसे करना है उसके लिए अगर मैं प्लान की बात करूं तो वीक 1 और वीक 2 में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी हाई यील्ड्स टॉपिक होते हैं, हाई यील्ड्स टॉपिक जो भी आपके होते हैं, उन्हें डिटेल में पढ़ना है, पूरा कवर करना है, फुल कवर। क्योंकि देखो मैं सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स और हाई यील्ड चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, सारा नहीं करना। तो 2 वीक में बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपने अभी बहुत कम पढ़ा होगा तो भी, है ना, थोड़ा कम आपने पढ़ा होगा तो भी ये पॉसिबल है। हाई यील्ड टॉपिक को पूरा कवर करना है, फुल कवर, मतलब NCERT प्लस PYQ दोनों चीज़ें आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ते हो, आपको वहाँ की आदत है, तो फिर नोट्स और PYQ आपके हो जाने चाहिए, जितने भी हाई यील्ड टॉपिक हैं उनके, ठीक है। फिर बात करेंगे हम वीक 3 और वीक 4 की। तो वीक 3 और वीक 4 में आपको क्या करना है, फुल मॉक देना है।
अब आप बोलोगे कि भैया मैंने अभी तो सिर्फ हाई टॉपिक्स पढ़े थे, लो स्कोरिंग टॉपिक्स तो मैंने पढ़े नहीं, तो फुल मॉक कैसे दूंगा? तो देखो, हाई टॉपिक मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं से आ रहे हैं और उनका अच्छा खासा वेटेज है, तो जब आप फुल मॉक दोगे तो उसमें से अच्छा खासा जो भी पोर्शन होगा वो आपसे सोल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने हाई टॉपिक सारे कर लिए। फिर जो भी लो स्कोरिंग टॉपिक या लो स्कोरिंग चैप्टर्स बचे, उसमें आपको पता नहीं है ना कहाँ से पढ़ना है, तो आप पूरा सिलेबस मॉक जब दोगे उसे डेली एनालाइज करोगे तो आपके हाई यील्ड्स का तो रिवीजन हो जाएगा। हाई यील्ड टॉपिक जो आपने पढ़े थे वो तो रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन जो लो यील्ड थे वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। ताकि जो लो यील्ड थे उनमें आपको, लो स्कोरिंग जो भी टॉपिक थे उनमें आपको पता चल जाएगा कि इनमें से बस इतना ही क्वेश्चन फिक्स है, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके अलावा कहीं बाहर से नहीं पूछा जाता। तो लो स्कोरिंग टॉपिक आपको पता लग जाएंगे। फिर जब आप डेली एनालाइज करोगे तो फिर डेली एनालाइज करने से आपको ये दो चीज़ें पता लग गई। अब हाई यील्ड का तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया था, तो आपका रिवीजन हो चुका है। अब ये जो लो स्कोरिंग है ये आपको उसी दिन लो स्कोरिंग टॉपिक भी पढ़ने हैं। तो वीक 3 और वीक 4 में क्या करना है, आपको डेली मॉक टेस्ट भी देना है, उसके अलावा लो स्कोरिंग टॉपिक भी पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि टेस्ट भी देंगे, एनालाइज भी करेंगे, जो वीक चैप्टर्स हैं फिर वो भी हमें पढ़ने हैं। तो मैंने क्या बोला था, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक आपको सिर्फ नहाने और खाने के लिए टाइम निकालना है, बाकी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आपके 400 से 500 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इतने मार्क्स के बाद भी हमें सिलेक्शन मिल जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब आप इसका कैसे बेनिफिट उठाते हो ये आपके ऊपर है। अगर आप टाइम दे पाओगे तो आप तीसरे और चौथे वीक में क्या करना है, आपको पूरा मॉक देना है, उसके अलावा लो स्कोरिंग टॉपिक्स को भी पढ़ना है। हाई स्कोरिंग को हम पहले 2 वीक में पढ़ चुके हैं, तो उनका रिवीजन डेली होगा, क्योंकि आप टेस्ट देके एनालाइज करोगे। लो स्कोरिंग टॉपिक आपके यहाँ से हो जाएंगे। इसके अलावा एरर लॉग बुक का यहाँ पे कोई सेंस बचेगा नहीं, क्योंकि आप जो डेली कर रहे हो उसे एनालाइज भी डेली करोगे। एनालाइज करने के बाद जो लो स्कोरिंग बचे उन्हें पढ़ोगे भी डेली। हाई यील्ड आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद आती है कैटेगरी ए, बहुत ही टिपिकल कैटेगरी है, बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी है। हाई रिस्क कैटेगरी है। अगर आपने सोचा कि आप रीनीट में पार्टिसिपेट करोगे, नीट 2026 दोबारा दोगे, तो आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके 400 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो वेरी लो चांसेस, बहुत ही कम चांस हैं कि आपको सिलेक्शन हो जाए। अगर किस्मत है आपकी, या आपको सच में कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन आप किसी गलती की वजह से रह गए, आपने प्रोक्रास्टिनेशन कर दिया, और अगर आप अब सोच लेते हो बहुत अच्छे से कि मैं करके ही मानूंगा, अगर अपने आप को चैलेंज दे लेते हो तो ही पॉसिबल है। इसके लिए कोई मंथली स्ट्रेटेजी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अगर मैं ऑनेस्ट बात करूँ तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपसे सच में नहीं हुआ है, सच में 400 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके पास क्या बेनिफिट है, पूरे 12 महीने हैं। पूरे 12 महीने अभी आपके पास हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है क्योंकि आपने नीट दे दिया, आपके पास टाइम है, 12 महीने बचे हैं आपके पास। सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस कैसे, क्योंकि आपने नीट 2026 दिया और आपके 400 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत तो है। तो आप नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करो, ताकि आप इन तीनों चीज़ों का अच्छे से यूटिलाइज कर सको, टाइम का अच्छे से यूटिलाइज कर सको। नीट 2026 भी अगर आप दोगे तो आप दो, अगर आपको लगता है आप क्लियर कर दोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप एक ऐसी रेस में दौड़ो जो रेस आपकी है ही नहीं। आप ऐसी रेस में मत दौड़ो जो आपकी है ही नहीं। आप 2027 के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपको लगता है हो सकता है तो प्लीज़ मुझे गलत साबित करो, आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा। ठीक है, इसके बाद नीट 2027 में अगर बेसिक स्ट्रेटेजी की बात करें तो 12 महीने को कैसे डिवाइड करो, 5, 4 और 3। 5 महीने में आपको क्या करना है, फुल सिलेबस कंप्लीट करना है। उसमें क्या होगा, आपका NCERT प्लस PYQ होंगे। उसके अलावा नोट्स फिजिक्स वगैरह में अगर आप कहीं से नोट से पढ़ते हो, कैसे पढ़ना है आपको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। अगर नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी चार महीने में क्या करना है आपको, इस 4 महीने में आपको क्या करना है, इस 4 महीने में आपको करना है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देने हैं, उनका एनालिसिस करना है।
एनालिसिस करना है और एरर लॉगबुक मेंटेन करनी है। एरर लॉगबुक मेंटेन करनी है, जो मैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी सब में बताता आया हूँ। एरर लॉगबुक आपको मेंटेन करनी है। आप ये मेंटेन करोगे तो आपको पता होगा आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कैसे क्वेश्चंस में गलतियाँ कर रहे हो, फिर उन पे वर्क करना ज़्यादा इजी होगा या आपका टाइम कम कंज्यूम करेगा वो चीज़, ठीक है। बाकी के जो लास्ट 3 मंथ बचेंगे इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको फुल मॉक देना है, फुल मॉक टेस्ट आपको देने हैं। बाकी के जो भी 3 मंथ बचेंगे इनमें यही एरर लॉगबुक बनानी है और एनालिसिस अच्छे से करना है, एनालिसिस अच्छे से करना है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है नीट 2027 के लिए। अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 के लिए आप ड्रॉप ले रहे हो और उसके लिए मैं एक डिटेल्ड प्लान रेडी करूं मंथ वाइज या वीक वाइज या चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आप जैसा भी चाहते हो वैसा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। हम एक वीडियो जरूर लेके आएंगे जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नीट 2027 के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अब आखिरी बात कर लेते हैं कि आपको याद रखना है आपने एमबीबीएस क्यों चुना, आपको डॉक्टर ही क्यों बनना है। तो ये पॉसिबल होगा 1 मंथ में क्लियर करना, ठीक है। टाइम भी कम है, टाइम भी कम है, थोड़ा टफ भी लगेगा, थोड़ा टफ भी लगेगा, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मेहनत करने के लिए अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप टाइम टाइम पे अपने आप को याद दिलाते रहें कि आपने एमबीबीएस ही क्यों चुना था, आपने डॉक्टर बनना ही क्यों चुना था। दूसरी टिप अगर मैं आपको देना चाहूँ, फाइनल टिप मान के चलो, तो अपनी स्लीप को अवॉइड मत करो, स्लीप को अवॉइड मत करो, स्लीप को अवॉइड मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पढ़ोगे वो आपको याद ही नहीं रहेगा अगर आपने आपकी नींद के साथ सेक्रीफाइस किया तो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपकी मदद कर सकूँ। थैंक यू सो मच।